आज का जो हमारा टॉपिक है वह है स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट। पहले हम स्पेसिफिक हीट को देख लेते हैं कि क्या होता है। स्पेसिफिक हीट बेसिकली ये जो डिफाइन है वो सॉलिड और लिक्विड के लिए है। गैस के लिए हमने अलग तरीके से डिफाइन करी है और उसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। उन्होंने बोला कि आप कोई भी एक सॉलिड सिलेंडर ले लें, उसका अगर मास 1 kg है और उसका जो टेम्परेचर फर्स्ट करें 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अगर आप इसको हीट करें और उसका एक टेम्परेचर डिग्री राइज हो जाए, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हो जाए, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपने सिस्टम को दी थी वो हो जाएगी सिस्टम की स्पेसिफिक हीट। यानी स्पेसिफिक हीट क्या होती है? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होता है जिसमें टेम्परेचर 1 डिग्री को बढ़ाने के लिए। इसी तरह अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट को देखें, वो किस तरह डिफाइन करिए, उसमें हमने बोला है कि आपके पास जो गैस मॉलिक्यूल है, अगर ये 1 मोल है, तो अगर मैं इनका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और हीट देता हूँ, और हीट देने के बाद इनका जो टेम्परेचर हो जाता है वो 26 डिग्री हो जाता है, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इसका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए यूज होगी, उसे हम कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो है वो मास होता है और यहाँ पर मोल होता है। और अभी हम मोल को भी फिजिकल इंट्यूशन में देख लेते हैं कि बेसिकली 1 मोल कितना मोल होता है, किसी सब्सटेंस का कितना 1 मोल किया जाता है। तो रिवीजन कर लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट की बेसिकली वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है जिससे आप टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करते हैं, और मोलर स्पेसिफिक हीट बेसिकली वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो आपका 1 मोल का टेम्परेचर राइज करने के लिए यूज होती है। और ये बेसिकली इसमें अगर इस पे हम थोड़ी सी हिस्टोरिकल की बात करेंगे और दूसरा इसके कुछ की पॉइंट जो आपने याद रखने होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। ये मास 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में और ये मोल का 1 डिग्री राइज। यहाँ वाटर देख, वाटर की एग्जांपल लेकर हम आपको मोल के फिजिकल इंट्यूशन दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल वाटर का जो मास है इस कंटेनर में है 12 ग्राम। याद रखिएगा प्योर वाटर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या कह सकता हूँ? इसको मैं कह सकता हूँ 1 मोल। यानी 1 मोल किस सब्सटेंस का कितना होगा वो डिपेंड करता है उसके मॉलिक्यूलर मास। अब जिसका मॉलिक्यूलर मास होगा, जैसे मैं कार्बन का बोलूं, कार्बन का मतलब कोयला है, अगर मैं प्योर कोयला ले लूं तो उसका जो है अगर मैं 12 ग्राम का कोयला लूंगा तो वो 1 मोल के बराबर होगा। इसी तरह मैं कैल्शियम ले लूं, कैल्शियम में कितना लूंगा 1 मोल के बराबर होगा, कैल्शियम होगा 40। जैसे कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास 40 है, तो अगर मैं 40 ग्राम कैल्शियम लेता हूँ तो ये मेरा बराबर होगा इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। इसी तरह आप कुछ भी ले ले उसकी मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है। जैसे ग्लूकोज लेते हैं, जैसे C6H12O6, ठीक है। अब मैं बोलूँ मुझे इस ग्लूकोज का 1 मोल लेना है, तो 1 मोल का मतलब है मुझे 180 ग्राम लेना होगा, क्योंकि इसका जब मैं मॉलिक्यूलर का मास निकालूंगा तो वो 180 ग्राम आएगा। तो आप बेसिकली फिजिकल रिलेशन ले सकते हैं, अगर आपके पास 180 ग्राम ग्लूकोज है तो वो 1 मोल के बराबर होगा। और उस 1 मोल का मतलब क्या होगा, वो बोलता है किसी भी सब्सटेंस का जब 1 मोल होता है तो उसमें आप उसके नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल बता सकते हैं। जैसे अगर मैं इसके मॉलिक्यूल बताऊं, उसके इतने मास में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, वो होंगे एवोगाड्रो नंबर। अब वो एवोगाड्रो इस नंबर तक कैसे पहुंचा, ये ये आज तक किसी का एवोगाड्रो मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं थी, लेकिन ये हम ये एक्सपेरिमेंट से यूज प्रूव कर चुके हैं। तो इस वजह से इसको हाइपोथेसिस भी कहते हैं कि एवोगाड्रो हाइपोथेसिस है ये, कि 1 मोल अगर आप किसी सब्सटेंस का लो तो उसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयन मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम। तो बेसिकली 1 मोल किस सब्सटेंस का कितना होगा वो डिपेंड करेगा
कि आप बेसिकली कितना कौन सा सब्सटेंस ले रहे हैं। जैसे हमने वाटर लिया तो वाटर के केसेस में क्या होगा, 1 मोल 18 ग्राम ऑफ वाटर होगा। अब बेसिकली मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, ये बता इसलिए रहा हूँ कि देखिए हमने मोलर स्पेसिफिक डिफाइन कर दिए कि कोई सॉलिड होगा या कोई भी लिक्विड होगा, उसमें आपके पास जो होगा कुछ भी हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। तो फिर हम, क्योंकि मोलर स्पेसिफिक तो हम किसी सॉलिड और लिक्विड के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, तो बेसिकली फिर हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं मोलर स्पेसिफिक। इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया, तो दूंगा मैं भी थोड़ी देर में। तो अभी इसको हम देख लेते हैं कि जब आप इसको एनर्जी देंगे इसके एक टेम्परेचर राइज हो गया, तो अब इसको भी तो मैं मोलर स्पेसिफिक हीट कह सकता हूँ वाटर की। जी बिल्कुल कह सकता हूँ, लेकिन बेसिकली मोलर स्पेसिफिक जो हमने डिफाइन करी है वो गैसेस के लिए करी है। क्यों गैसेस के लिए करी है, क्योंकि गैसेस में दो प्रॉपर्टी पाई जाती हैं कि वो कंप्रेस भी हो सकती है और एक्सपैंड भी हो सकती है। इसका वॉल्यूम बढ़ भी सकता है और अपना प्रेशर को डिक्रीज या इंक्रीज भी कर सकती है। जैसे अगर मैं किसी सिस्टम को हीट देता हूँ तो वो जो है इतना एक्सपेंड नहीं करेगी। या मैं आपको एक वीडियो भी अटैच करके दिखाऊंगा कि अगर आप किसी सिस्टम को हीट देते हैं, जब आप सिस्टम को हीट देंगे तो वो लिक्विड को, सॉरी, जब आप लिक्विड को हीट देंगे तो इतना एक्सपेंड नहीं करेगा। आपने पढ़ा हुआ है, इतना ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हो पाएगी। एक्सपेंशन होती है अलबत्ता, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी। इसी तरह अगर मैं सॉलिड को हीट दूं तो सॉलिड भी एक्सपेंड करता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं करता, जिसको आप थर्मल एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं मेटल के लिए। तो सॉलिड भी एक्सपेंड करता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं करता। लेकिन जो गैसेस होती हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड करती हैं। इसको आप काउंट करने के लिए ये देख लें कि जो सॉलिड होता है, वाटर जो उससे एक्सपेंड करता है वह 10 गुना ज्यादा करता है, यानी सॉलिड से 10 गुना ज्यादा वाटर एक्सपेंड करता है, और वाटर से 300 गुना ज्यादा गैस एक्सपेंड करता है। अब मैं यहाँ पर आपको वीडियो भी अटैच करके दिखाऊंगा जिसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखेगा जिसमें गैस की एक्सपेंशन दिखाई गई। ओके स्टूडेंट, आपने देखा होगा इस वीडियो में कि किस तरह जो है गैस कितना ज्यादा एक्सपेंड करती है। तो इसी की बेस पर, इसी प्रॉपर्टी की बेस पर हमने इसके लिए मोलर स्पेसिफिक हीट डिफाइन करी, जो कि एक कांस्टेंट प्रेशर पर होगी और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगी। मतलब क्या, अब आपके पास गैस मॉलिक्यूल होंगे, वो कंटिन्यूअसली रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। अब क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसमें आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। आप जो हीट एनर्जी देंगे, बेसिकली वो सारी एनर्जी हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं, इसकी इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी और वो सारी एनर्जी इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी। तो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे वो हीट देगी, प्रेशर लगाएंगे, फिर और हीट देंगे तो ये और प्रेशर बढ़ाएगी, तो हम इसके ऊपर और प्रेशर लगा देंगे, लेकिन इस पिस्टन को मूव होने नहीं देंगे। और इस तरह जो भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होगी वो सारी मॉलिक्यूल के अंदर चली जाएगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप हम कांस्टेंट प्रेशर पे रखें तो जो मॉलिक्यूल होगा उसको जब हम हीट देंगे तो वो कुछ वर्क करेंगे और कुछ इंटरनल एनर्जी अपने पास यूज कर लेंगे। तो इस कंडीशन में जो इंटरनल एनर्जी आप दे रहे हो वो दो जगह कन्वर्ट हो रही है। एक तो ये अपने वर्क में कन्वर्ट कर रही है कुछ एनर्जी, दूसरी
अपनी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट करने का मतलब अपने टेम्परेचर को राइज कर रही है। तो अब Cp और Cv डेफिनेशन तो सेम है दोनों की कि 1 डिग्री टेम्परेचर राइज होने में, लेकिन फर्क है दोनों के 1 डिग्री टेम्परेचर राइज होने में। जब हम इसको देखेंगे तो इसका 1 डिग्री टेम्परेचर जो होगा वो राइज होने में टाइम लेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू इसको। क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें आप जितनी भी एनर्जी देंगे वो सारी एनर्जी जो होगी इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में यूज होगी, और इसमें जितनी भी आप इसको हीट एनर्जी देंगे वो इसका टेम्परेचर प्लस वर्क डन जो आप कर रहे हैं, वो टेम्परेचर का मतलब इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंक्रीज करना है। वर्क डन जो बाय द सिस्टम कर रहे हैं उसके लिए, वर्क डन के लिए और टेम्परेचर के लिए, और इसमें सिर्फ टेम्परेचर के लिए। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल गैसेस में जो है वो प्रॉपर्टी ना होती एक्सपेंशन करने की तो ये वर्क भी नहीं होता, तो हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमारी इस कंडीशन में, इस कंडीशन में जो हम हीट सप्लाई कर रहे होते हैं 8 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो सेम होता है। लेकिन क्योंकि गैसेस में प्रॉपर्टी है कि वो एक्सपेंशन बहुत ज्यादा करती हैं, जिसकी वजह से वो वर्क करते हैं और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमने दो स्पेसिफिक हीट डिफाइन करनी पड़ी, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। और आपको याद रखना है Cp जो होगा वो हमेशा, Cv जो होगा हमेशा जो होगा वो ग्रेटर देन होगा Cp के। क्यों होगा इसके रीजन भी आपको पता चल गया कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे इतनी सारी एनर्जी जो इंटरनल में कन्वर्ट होती है और इसमें नहीं हो पाती है। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने का है, देखिए जैसे कि हमने सॉलिड में पढ़ा है कि जब आप किसी भी मटेरियल को हीट करते हैं तो उसका जो स्पेसिफिक हीट होती है उस मटेरियल की वो डिपेंड करती है कौन सा मटेरियल ले लें। जैसे अगर आप वाटर ले लें तो वाटर की कितनी होती है 4200 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। तो वाटर की इतनी होती है, इसी तरह सैंड की होती है वो उससे कम होती है, वो 200 की 100 और 200 के बिटवीन होती है। तो स्पेसिफिक हीट जो होगी 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में वो किसी भी सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होगी, और हर डिग्री के बाद, यानी जैसे मैं बात करूं कि आपका टेम्परेचर 30 डिग्री है, अब 30 डिग्री से आपने 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको कितने अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, ठीक है, वाटर के केसेस में। और एक और जगह आपका वो टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 40 डिग्री है वाटर के केस में, और आपको टेम्परेचर चाहिए 41 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने में। तो आप सवाल कर रहे हो कि भैया मुझे इसमें कितनी एनर्जी चाहिए, इसमें कितनी एनर्जी चाहिए, दोनों में सेम एनर्जी चाहिए, और दोनों वाटर के केसेस में ही बात कर रहा हूँ मैं। तो वाटर के केसेस में वाटर का टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसका इंक्रीज करने के लिए 31 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होगी वो जरूरी नहीं है कि 40 से 41 डिग्री टेम्परेचर में भी उतनी ही चाहिए होगी। यानी ये बात यूनिवर्सल नहीं है, हाँ अलबत्ता इतना ज्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन ये बात जरूरी नहीं है कि 1 डिग्री टेम्परेचर किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर किसी दूसरे स्पेसिफिक टेम्परेचर पे के बराबर में सेम होगी। जैसे यहाँ पर हमने देखा तो शायद मे भी पॉसिबल स्पेसिफिक हीट आपकी चेंज हो जाए, ऐसे हमने तो निकाला है ना, तो जरूरी थोड़ी है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। आपको शायद इससे ज्यादा एनर्जी चाहिए 40 से 41 डिग्री में, 30 से 31 डिग्री में कम एनर्जी चाहिए उससे। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट भी, तो यहाँ से जो आपको मुद्दे की बात यह है, आपको जो याद रखना है स्पेसिफिक हीट भी जरूरी नहीं है कि हर डिग्री सेंटीग्रेड के लिए सेम हो, जरूरी नहीं है, ये बात है। ये नहीं है कि ऐसा होगा, जरूरी नहीं है ये बात। यानी अगर आप ये बात याद करें कि स्पेसिफिक हीट किसी भी टेम्परेचर की 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो होती है वो हर टेम्परेचर की 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए सेम होती है, तो ये बात गलत होगी, ये बात सही नहीं। ओके, तो मेरे ख्याल से काफी हद तक मैंने चीजें समझा दी है, ये की पॉइंट आपने याद रखना है। और